जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। होप करता हूँ यार तुम्हारी सोशल साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी होगी। एक चैप्टर कल तुमने निपटा लिया होगा हिस्ट्री का, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। मैंने कह रखा है कि यार आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। कारण उसका ये है कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस पता होनी चाहिए ताकि लिखने में आपको आसानी हो। अगर आपको कोई बहुत बढ़िया तरीके से आपको आंसर्स रिप्रेजेंट करना है तो आपको एनसीईआरटी की लाइंस को ही अपने एग्जामिनर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो वही खोजते हैं। ठीक, तो इसलिए मैं हर बच्चे से यही कह रहा हूँ कि लास्ट का समय, आई नो कि टाइम कम है, फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड करिएगा। उसके बाद चैप्टर की समरी जहां से भी आप पढ़ पा रहे होंगे वहां से पढ़िएगा। उसके बाद क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा, उनको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम दो चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और आपका लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी ज्योग्राफी के 10 नंबर का जो पूछा जाने वाला है, पूरे एनसीईआरटी का आउटलाइन में आपको दूंगा ताकि आपको एनसीईआरटी को रीड करने में कोई दिक्कत ना आए। ध्यान रखिएगा कि आप ये सुबह 9 बजे वीडियो देख रहे होंगे, तो आज इस चीज को मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक इन दोनों चैप्टर्स को फिनिश करिएगा, ताकि शाम में आप दो चैप्टर दैट इज सिविक्स के जो है पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो दोनों फिनिश कर सके। ताकि कल आपका, देखिए काम हमने डिजाइन कर रखा है कि हमें कब कब कहाँ क्या करना है, ताकि हमारी बाद की दिक्कतें ना आए कि हमें आखिरी रात में बहुत परेशान हो रहा है। हम चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, प्रॉपर टाइम से करेंगे, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चले बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं यार इस चैप्टर को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी एनसीईआरटी रीड करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए चैप्टर आपको खुद से पढ़ना है, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भी बताता चलूंगा कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, मैप का वर्क कहां से आएगा और कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर बताई जाएगी कि प्रोडक्शन क्या, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। एक सिंपल सा 2 नंबर का एक सवाल बन सकता है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग का रिलेशन ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग टोटली डिपेंड की इसके सेकेंडरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज का यूज करके सेकेंडरी एक्टिविटी जो मैन्युफैक्चर करती है वही होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है, प्राइमरी मटेरियल्स जो होते हैं, उनको सेकेंडरी एक्टिविटीज के द्वारा हम फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। बाद में वो टर्सरी एक्टिविटीज से ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो चीजें बात की बात है। ठीक है, वी आर मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। समझ में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करता है। अब ये ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे चैप्टर में आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझ लेते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये सवाल यहाँ से डिपेंड परफेक्टली बनने वाला है। अगर सपोज करिए 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, ये किस सेक्टर में लाई करता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक, अब 4 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट आपका ये पढ़िएगा, रीड जरूर करिएगा। मेरे बताने के बाद इस कहानी सुनकर बस शांत मत हो जाइएगा, प्लीज एनसीईआरटी बगल में रख के रीड करिएगा मेरे साथ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का तो पहला आपका ये जो चीज होता है, इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपकी इकोनॉमी पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। इकोनॉमी को ये बूस्ट करता है, हेल्प करता है। दूसरी चीज, ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कंट्री को सही करता है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है मैन्युफैक्चरिंग से। एक्सपोर्ट में आपका काम बढ़ता है, एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सपेंड द ट्रेड एंड कॉमर्स, बाहरी विदेश के देशों से आपका एक्सचेंज काफी अच्छा हो जाता है। लास्ट, ये आपका हायर वैल्यू ऑफ द प्रोस्पेरस, ये आपके कंट्री की ना वैल्यू इंक्रीज करता है। कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स ऑफ द हायर वैल्यू ऑफ द प्रोस्पेरस, मतलब आपका देश समृद्ध होता जाएगा। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन द इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिटिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। तो भारत की कोशिश ये लगातार यही कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, अब एक सवाल यहां से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंस होते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई भी चीज उगाई जा रही है तो उसको काम कराने के लिए मशीनें लग रही हैं, पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं, फर्टिलाइजर्स लग रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स लग रहे हैं। ये सारी चीजें कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। क्लियर? तो ये सभी चीजें यूज होने वाली हैं आपके एग्रीकल्चर में। तो बेसिकली यहां से एक सवाल बनता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा किस प्रकार से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंस है, इसको आप इलोबरेट करिए। तो आपका एक 3 नंबर में यहां से क्वेश्चन बन रहा होगा। ध्यान देने योग्य ये बात है कि इन चैप्टर से 10 नंबर के सवाल आने वाले हैं, 2 चैप्टर। तो एक क्वेश्चन आप मान के चलिएगा इन दोनों चैप्टर्स में से आपका और करके आएगा, एक 5 नंबर का इसमें से या 1 नंबर उसमें से, कोई भी आपको जो वहां पे एग्जाम में समझ में आएगा वो कर रहे होंगे आप। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 2 नंबर का आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 3 नंबर का आएगा, क्योंकि आपको 2 नंबर मैप से भी आएगा, इसी चैप्टर से, इन्हीं चैप्टर से। ठीक है, तो पेपर आसान होने वाला है, बहुत टफ नहीं होने वाला, बहुत लोड नहीं लेना है, एक बार चीजों को रीड कर लेना है। ठीक है, यहां से डेफिनेटली सवाल बनने वाला है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, ये ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेटली सवाल बन सकता है आपका। 3 नंबर का एक सवाल यहां से बन रहा होगा। 1 मिनट देखिए, 1 सेकेंड।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैंड 17% ऑफ द जीडीपी। टोटल 27% होता है, 10% माइनिंग वगैरह वाले जो इंडस्ट्रीज होती है वो लेती है, बट बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% जीडीपी में आपके ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। दिस इज द मच लोअर इन द कंपेरिजन टू द सम ईस्टर्न स्टेट। अलग जो चाइना वगैरह है उनसे तो थोड़ा कम है, बट वी आर ट्राइंग टू बी मच बेटर। द ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवर लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। तो हमारा ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। हम चाह रहे हैं कि हमारा 12% के हिसाब से हम चीजों को बढ़े। हम इंक्रीज तो कर रहे हैं बट कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, 7% के। हम चाह कितना आ रहे हैं, 12%। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेंस्ट ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% एनम। 7 के बाद हम 9 से 10 2003 के बाद हुए हैं। विद द अप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिन्यूड एफर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट दैट द मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। इकोनॉमिक्स को जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्हें लगता है कि भाई अगले 10 साल में हम चीजों को बहुत बढ़िया अचीव कर रहे होंगे, जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनसे हम कॉम्पिटिट कर रहे होंगे। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन वर्क कर रहा है, एनएमसीसी कर रहा है। तो 2 नंबर में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब यहां से आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पर एक सवाल डेफिनेटली आने वाला है। इंडस्ट्रीज का लोकेशन यहां पर बताया गया है। अब मैं आपको बस इलोबरेट कर दे रहा हूं, आप रीड जरूर करिएगा। इंडस्ट्रीज का लोकेशन बहुत डिपेंड करता है कि भाई इंडस्ट्रीज कहां पर सिचुएटेड है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से अवेलेबिलिटी है, मार्केट किस प्रकार से अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल किस प्रकार से मिल रहा है, लेबर्स कैसे मिल रहे हैं, चीजों को हम कैसे पहुंचा रहे हैं। इस चीज का बहुत डिपेंडेंसी है कि भाई मार्केट कहां पर मतलब कि इंडस्ट्री कहां पर सिचुएटेड है। ठीक, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक डेफिनेशन 2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है, इसको बहुत सारे बच्चे स्किप कर रहे होंगे। एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स क्या होता है? मेनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज द एग्लोमेशन इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारी इंडस्ट्री ट्राई करती है कि भाई वो जो शहरों से जुड़कर अपना मैन्युफैक्चरिंग करें, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। दैट इज कॉल्ड एग्लोमेशन भाई एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ग्रेजुअली लार्ज एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। धीरे धीरे हम देख रहे हैं शहरों की तरफ काफी ज्यादा इंडस्ट्री लग चुकी है। अब इसके आगे इंडस्ट्री मार्केट का लिंकेज किस प्रकार से होता है, ये वाला डायग्राम आप ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी जब पूरा डिटेल में इंडस्ट्रीज के लोकेशन को आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो इस चीज को आप जरूर बनाएंगे, इस फिगर को। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आपको लगता है इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं तो बहुत जरूरी है। अब ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत डिपेंड करती है। आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। किस प्रकार से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एक एक्सप्रेसवे बना रही है, तो अब वहां पर इंडस्ट्रीज को सिचुएट करना कितनी अच्छी चीज है, वहां पर कितनी ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। ठीक है, आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री क्या होता है? आइडियल सबसे देखा जाए तो सबसे बढ़िया लोकल इंडस्ट्री का लोकेशन क्या होना चाहिए? वहां पर भाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एट द साइट कितना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ द ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन, डिसीजन टू लोकेट द फैक्ट्री एट द साइट। अब इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि भाई साहब आपकी फैक्ट्री कहां पर लोकेट होगी। अब ध्यान रखिएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन या तो यहां से आ रहा है, एक 3 नंबर का क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री से आ रहा है, या फिर एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आपको मिल रहा होगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग का टाइप वगैरह मिल रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस मिल रहा होगा, या फिर आपको ये वाला क्लासिफिकेशन मिल रहा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 4-5 टाइप की क्लासिफिकेशन है, हर टाइप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के सोर्स पर एग्रो बेस्ड होते हैं, मिनरल बेस्ड होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्जांपल एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, बेसिक और की इंडस्ट्री। अब कैसा रोल है इंडस्ट्री का, रोल क्या है? जैसे दोज वी सप्लाई द प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर अदर गुड्स आयरन। अब जैसे बेसिक और की इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री मतलब समझिए, ध्यान से पहली बात समझिए, हमें थाली बनानी है, स्टील की थाली बने तो हमें क्या चाहिए? आयरन, स्टील की कंपनी चाहिए। तो वो क्या करता है, वो थाली बनाने वाली कंपनी को जो उसको मोल्ड करती है, जो उसको बनाती है, उसको वो बेसिक चीज प्रोवाइड करता है। जबकि एक दूसरी टाइप की इंडस्ट्री होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाती है। हमें गन्ना से शुगर मिल रहा है तो शुगर क्या है, शुगर इंडस्ट्री क्या है, टूथपेस्ट इंडस्ट्री क्या है, पेपर क्या है, स्विंग मशीन क्या है, ये सारी चीज डायरेक्ट प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बना रही है। तो 2 टाइप के मेन रोल से होते हैं, एक तो बेसिक, एक तो की इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा पहला टॉपिक टाइप आपने क्या पढ़ा? सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? जिसका कैपिटल, जिसका ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटल लग रहा है वो 1 करोड़ तक लग रहा है, मतलब मैक्सिमम कितना लग रहा है? 1 करोड़। उससे ज्यादा होगा क्या होगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। तो इसके टाइप में आप स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में केवल स्मॉल स्केल दिया हो, लेकिन आप लार्ज स्केल भी जरूर लिखिएगा। चौथा टाइप,
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ये देखिए कितना आसान है, एक तो पब्लिक सेक्टर, एक तो प्राइवेट सेक्टर, एक तो ज्वाइंट सेक्टर, एक तो कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जिस पर सरकार का हाथ होता है, पूरी सरकार चलाती है, उसको भेल हो गया, सेल हो गया। दूसरा प्राइवेट सेक्टर, जैसे मेरी कोई कंपनी खुद की है, टाटा मान लेते हैं, टिस्को मान लेते हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड मान लेते हैं, मारुति मान लेते हैं। इस तरह की जो कंपनियां हैं वो क्या है, आपकी प्राइवेट, इसके ओनर कौन है, एक प्राइवेट मेंबर है। तीसरा ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब इन दोनों ऐसी इंडस्ट्री जिसको सरकार भी चला रही है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी चला रही है, वो क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री होता है। चौथी चीज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव का मतलब कि सहभागिता, ठीक है, सहकारी समिति, हिंदी मुझे एकदम क्लियर नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए कि जो मैं एक रॉ मटेरियल बना रहा हूं और मैं ही जो है वो उसमें परसेंटेज ले रहा हूं, मैं एक किसान हूं, मैं रॉ मटेरियल दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं भाई इस इंडस्ट्री में मेरा भी एक परसेंटेज रहेगा, तभी मैं रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं बेचूंगा नहीं, मेरा परसेंटेज रहेगा, तो मेरा एक शेयर रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, जो अलग अलग लोगों की कोऑपरेशन से काम करता है, जैसे वर्कर का कोऑपरेशन, रॉ मटेरियल सप्लायर का कोऑपरेशन, या फिर दोनों का कोऑपरेशन, इस तरह की जो चीज होती है, ठीक है। छठा बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल। हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो आयरन स्टील इस तरह के वर्क कर रही है, सीमेंट का हो गया, ये हैवी इंडस्ट्री है। लाइट इंडस्ट्री टूथपेस्ट बना रही है, प्लास्टिक के कप बना रही है, या चीनी मिट्टी के कप बना रही है, इस तरह की जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे वो क्या है, लाइट इंडस्ट्री है, ठीक। अब ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली सवाल आ सकता है, 3 नंबर का सवाल यहां से उठकर आ, ठीक। चलिए अब आपको देखिए, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूं इस चैप्टर में, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब जाकर हर एक टॉपिक को इलोबरेट किया गया है। किसी एक टॉपिक पर एक सवाल आएगा, हम नहीं जानते किस पर आएगा। देखिए सबसे पहले आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ना है। एग्रो बेस्ड में आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ना है। अभी टेक्सटाइल आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तो उसमें कोई बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं होने वाला है, इसको आपको प्रॉपर रीड करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ दे रहा हूं इस पर कि हाँ भाई आप तुम रीड कर लोगे, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे डेवलप होती है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, किस तरीके से वर्क करती है, कहाँ पर उसको सही इन्वायरमेंट मिल रहा है, कहाँ पर चीजें, कहाँ पर क्या उद्योग हो रहा है, ये आपको डिपेंडेंट है और ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इंडिया का क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रोल है, इंडिया किस लेवल पर खड़ा है, इसके बारे में भी इसी टॉपिक में बताया गया है, ठीक है। ये आपको रीड करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैप वर्क देख लेते हैं, और मैं तुम कुछ मैप के बारे में चीजें बता दे रहा हूँ, हालांकि एक अलग वीडियो भी बनाकर मैं बताऊंगा। मैप आपको रटना नहीं है, ठीक है। मैप रट भी नहीं सकते भाई साहब। हो सकता है एग्जाम में तुम्हें यही नहीं पता हो कि ग्वालियर कहाँ है, हो सकता है तुम्हें यही नहीं पता हो कि बंकुला कहाँ है, तुमने सुना ही नहीं, हो सकता है तुम्हें पता ही नहीं कि हुगली कहाँ है। लेकिन अगर तुम एक बार सारी चीजों को एक बार देख लो कि हाँ भाई बरमूला यहाँ, श्रीनगर यहाँ है, अनंतनाग यहाँ है, अमृतसर यहाँ है, लुधियाना यहाँ है, पानीपत यहाँ है, मुरादाबाद यहाँ है, तो एक बार तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ चीजें कहाँ पर है, हमें चीजें कैसे करनी है, और चीजें तुम्हें रियलाइज भी हो जाएंगी, ठीक ठीक। तो आपको रटना नहीं है, एक बार देख लेना है सारी चीजों का। अच्छा अहमदाबाद यहाँ, राजकोट यहाँ, जामनगर यहाँ, प्रभनगर यहाँ, देवदास, इंदौर, अरे याद आया तो कर लेंगे, नहीं आया तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस इतनी चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये फिगर एक बार देख लेना, रट तो पाओगे नहीं, तो पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद तुम्हें पढ़ना है जूट टेक्सटाइल। अभी तक तुमने कॉटन टेक्सटाइल पढ़ ली, अब जूट टेक्सटाइल के बारे में पढ़ लो कि भाई जूट कहाँ कहाँ पैदा किया जाता है, इंडिया किस लेवल पर है। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिया गया, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन। अब हुगली नदी कहाँ है, कोलकाता के आसपास है, बंगाल में है। तो हुगली पास में आया तो अपने को बंगाल में उसको सिचुएट कर देना, कहीं भी कुछ भी हो, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे, ठीक। चलिए तो इस चीज को आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक। ये जूट टेक्सटाइल। अब इसके बाद शुगर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल डेफिनेटली आ सकता है। इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड़ एंड खांडसारी। तुम्हें नहीं पता होगा, खांड होता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब क्या है, लार्ज प्रोड्यूसर है इसके, ठीक है। अब 60% मिल आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। देश के 60% से भी ज्यादा मिल्स जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि गन्ना सबसे ज्यादा यहीं उगाया जाता है। तो शुगर इंडस्ट्री पर अगर सवाल आएगा तो इस तरह से चीजें पूछी जा सकती है, एक बार रीड कर लेना, ठीक। नेक्स्ट है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स पर वर्क करती हैं, चाहे वो आयरन की बात कर लो, चाहे मैं मेटल्स की बात करूँ, किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब इनमें कौन कौन सी चीजें हैं। अब मान लो तुम्हें 5 नंबर पे क्वेश्चन आया कि भाई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में तुम्हें लिखना है। अब तुम्हें सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, इसमें कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है, कितने कितने रेशियो में क्या चीजें हैं, कब कितना प्रोडक्शन रहा है। इस पर तुम्हें एक क्वेश्चन आपको इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर में मिल रहा होगा
कि मिनिस्ट्री ऑफ द स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस प्रकार से प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस तरह की चीजें। ठीक, अब प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील, यही सवाल आ सकता है आपसे कि भाई बता दो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कैसे कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल टू द प्लांट, फिर आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल व्हिच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इज। अब ये चीजें जानते हो इंजीनियरिंग में बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जाती है। बीटेक में जब आप जाओगे ना, इस चीज को बहुत बढ़िया पढ़ाई जाती है। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे चीजें पढ़नी है। ठीक, चलो अब यहाँ पे आपको देखिए, एक डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि इस टॉपिक से आपका मैप आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। अब जैसे कुछ नाम याद रखना, ये आयरन स्टील प्लांट जो है वो बोकारो जमशेदपुर, ये झारखंड में है दोनों के दोनों। ठीक, और बर्नपुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर आपको बंगाल में है, राउरकेला आपके आंध्रा में है, ठीक है, सॉरी उड़ीसा में है, और भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। ये आपको पढ़ना है। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। चलो विशाखापट्टनम, ये आपका आंध्रा में हो गया। ये आपका विजयनगर, भादरवती, शलीम, ये आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इस तरह से चीजों को देख लेना। चलो अब बात करें 1950 की, तो उस समय 1950 में इंडिया और चाइना जो है लगभग बराबर स्टील प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे। फिलहाल के लिए चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बहुत आगे जा चुका है अब हमारे इंडिया से चाइना। इंडिया कॉम्पिटिट करने के बहुत पीछे है। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस। अब हमारे पास पोटेंशियल तो है बट हम कर नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है, ये लिखा हुआ है, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कुकिंग कोल। हमारे पास कोल की कमी है, अभी देख रहे हो बिजली की कितनी समस्या हो रही है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, यहाँ के लेबर भैया आराम करना ज्यादा चाहते हैं और काम करना कम चाहते हैं, पैसा उन्हें पूरा चाहिए। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सप्लाई बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में इन कंपेरिजन टू द चाइना। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी ऑफ द स्टील फ्रॉम द अदर कंट्री। हम गुड क्वालिटी का स्टील लेने के लिए हमें अदर कंट्रीज लेना पड़ता है। हालांकि लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस चीजों को बूस्ट किया है, इंडस्ट्रीज को हमारे आगे लेके गया है, बट चीजें उतनी भी बेहतर नहीं है जिस प्रकार से चाइना की है। ठीक, अब ये आयरन वाली स्टील वाली पढ़ने के बाद आपको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग पढ़नी है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इट इज लाइट, रेजिस्टेंट एंड कोरोजन एंड गुड कंडक्टर ऑफ द हीट मेलेबल। वो पतली पतली परत बनाना ना, वही करी जाती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, बहुत पतली पतली परत जो जहाजों में लगाई जाती है, बहुत हल्के हल्के बर्तन में लगाई जाती है। ठीक, वो चाहिए। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर इज वेरी बल्की। बॉक्साइट का यूज किया। अब देखो ये ऑप्शनल पेपर होता तब जाके ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। ओवरऑल चीजें पढ़ ली, आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपके पास केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रीज का भी बहुत रोल है अपने इंडिया में। अब चीजें जो है केमिकली बहुत तेज ग्रोथ कर रही है। केमिकल्स पर हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल पर हम वर्क कर रहे हैं। चीजें हम फास्ट ग्रोथ कराना चाहते हैं, इस तरह की चीजें। प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एक बार पूरा का पूरा ये डायग्राम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड द पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। ये जो केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स का अब इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब आपको भी पता है कि यार कृषि में फर्टिलाइजर का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपके बहुत रोल प्ले करने वाले हैं आपके इंडस्ट्रीज में। ठीक, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर आपका सीमेंट इंडस्ट्री, इसके बिना आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज का। ठीक, सीमेंट इंडस्ट्री एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन द चेन्नई 1904। अब देखिए मान लीजिए आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया इसमें मैप में कि द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री। अब आपने अगर एक बार रीड किया कि चेन्नई 1904 तो आप चेन्नई में जाके इसको दिखा देंगे, लोकेट कर देंगे, यहाँ फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री यहीं पे लोकेट हुई थी। तो इस तरह से एक बार रीड कर लीजिएगा एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये तो भैया जान है अपने देश की। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड द व्हीकल फॉर द क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड सर्विस एंड द पैसेंजर। सारी चीजें कहाँ कहाँ पे होती है। द इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड अराउंड द दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, मंगलुरु। ठीक है, जमशेदपुर, इस तरह की जगह पे जो है भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो वहां पे वहीं पर लगी हुई है ऑटोमोबाइल की। ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इस पर बच्चे थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर जिस प्रकार से हम आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कवर्स वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द सेट टू द टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीकॉम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, सारी चीजें पे हम इसी की इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप एक देख लीजिएगा। आईटी इंडस्ट्री नोएडा में बहुत ज्यादा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। चलिए अब एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, सपोज करिए 5 नंबर का क्वेश्चन।
इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, प्रॉपर पढ़िएगा। फिर इसके बाद इसको कैसे ओवरकम करें, इस पर भी सवाल आएगा। पूरा एक ही में आपको सवाल दे दिया जाएगा कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, सबको एक बार रीड करिएगा। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। इसके बाद इससे सही, इससे लड़ने के लिए, इससे ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी आपके लिए। अब यहां से एक मैप आ सकता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जैसे इसी साल के उसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ नोएडा आपको दिया गया, मोहाली यहाँ है, श्रीनगर यहाँ है, जयपुर गुजरात राजस्थान में, गांधीनगर गुजरात में, इंदौर आपका मध्य प्रदेश में है, मुंबई पुणे आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र में, सॉरी हैदराबाद आपका तेलंगाना में है, बेंगलुरु मैसूर, ठीक है, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, भुवनेश्वर उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्रा, इस तरह से की चीजों को पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर बी रिड्यूस, देखिए सवाल ही आपसे दे दिया गया है और यही आंसर भी दिया गया है एनसीईआरटी में, एक बार रीड करिएगा। मिनिमम यूज ऑफ द वाटर प्रोसेसिंग बाय द यूजिंग द रिसाइकलिंग, रिसाइकिल का यूज करना चाहिए। हार्वेस्टिंग ऑफ द रेन वाटर टू द मीट वाटर रिक्वायरमेंट, इतना ही रेन वाटर हमें यूज करना चाहिए जितना हमें रिक्वायरमेंट है और हमें पानी को बचाना चाहिए। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, जो आपका वो हो रहा था आपके ये वाला टॉपिक थर्मल पॉल्यूशन, ये वही है, उसी को सही करने के लिए कोशिश की गई है। और एक सवाल में भी पॉसिबल है कि यहां से बने, एनटीपीसी किस प्रकार से लोगों को यह दिखाता है कि हम किस प्रकार से सभी रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करते हुए इंडस्ट्रीज को कितना बढ़िया तरीके से यूज कर रहा है, कौन सी चीजों को यूज कर रहा है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कितना प्रॉपर तरीके से वो बिना पॉल्यूशन की चीजों को कर रहा है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं एनटीपीसी का, और ये 5 पॉइंट आपको एक बार रीड कर लेने हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला चैप्टर आपको मेरे इस एक्सप्लेनेशन से चीजों को समझने में बड़ी आसानी हुई होगी, सवाल आपको समझ में आए होंगे। एक तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, वहां से सवाल आ सकता है। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, डेफिनेटली एक सवाल वहां से बन सकता है। तीसरा सवाल यहां से बन सकता है कि भाई साहब कौन कौन से पॉल्यूशन हो सकते हैं और उससे हम किस प्रकार से लड़ सकते हैं, उसको किस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं, इससे सवाल बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर विद इन 20 मिनट हम फिनिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम तरफ बढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर है वो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो यार बेसिकली इस चैप्टर में हमें ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा फोकस करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारे देश पर, उस पर वर्क करना है। तो फटाफट से यार इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से फिनिश भी कर लेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विस कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर, एयर। अब जो भी हमारे देश में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो एक दूसरे जगह पहुंचने चाहिए, कंज्यूमर्स तक पहुंचने चाहिए। रॉ मटेरियल जो है वो मार्केट से निकलकर फैक्ट्री तक पहुंचना चाहिए, फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट करके हम लोगों तक पहुंचाएंगे, मार्केट तक पहुंचाएंगे, मार्केट से लोग खरीद कर अपने घर लेकर जाएंगे। इसके लिए हम 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर, क्लियर। अब देखिए लैंड में हम क्या क्या करते हैं, एक तो रोडवेज होता है, एक तो रेलवेज होता है और एक पाइपलाइन होता है। इन तीनों चीज को हमें पढ़ना है। वाटर में हमारा क्या होता है, एक तो इनलैंड वाटर, एक ओवरसीज वाटर, समुद्री यात्रा, ठीक है। एयर में आपका एक डोमेस्टिक एयरवेज और एक इंटरनेशनल एयरवेज, देश के अंदर और देश के बाहर, क्लियर। अब इन्हीं सारी चीजों पर हमारे देश की इकोनॉमी भी डिपेंड करती है, इन्हीं सब सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, क्लियर। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन हमें पढ़ना है, दैट इज रोडवेज। अब आप पूरा इस टॉपिक को पढ़ेंगे तभी जाके चीजें आपको क्लियर होंगी। रोडवेज जो हमारे, एक बात किया जाए, ओवरऑल बात किया जाए तो हमारे देश में बहुत बड़ा नेटवर्क है रोडवेज का, 56 लाख किलोमीटर लंबे रोड हमारे देश में बने हुए हैं। अब द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट वाइज, क्या लिखा हुआ है, रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रोड मच लोअर देन द रेलवे लाइंस। हम रेलवे लाइन से ज्यादा रोड क्यों बना पाए, इसका कारण समझिए। रोड ट्रांसफर्स कंपैरेटिवली मोर डिस्क्रेटेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी, मतलब ग्राफिकल स्ट्रक्चर के कारण भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मोर कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप एंड द सच ट्रांसफर्स माउंटेन सच एज द हिमालयाज। हम कहीं भी अपना रोड बना लेते हैं, रोड वगैरह। ट्रेन नहीं आपके पहाड़ों पर बन पाता है, बट रोड हम बना लेते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज द इकोनॉमिकल in the transportation of the few person and relatively smaller amount of the good over short distances. It is also, तो एक बार आप पूरा पढ़िएगा, डोर टू डोर सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर द फीडर ऑफ द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब कुछ रोड के बारे में आपको बताया गया 4-5 तरीके की, सभी के सभी आपको रोड्स पढ़ने हैं। दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, इसके बारे में 2 नंबर में आपसे सवाल आ सकता है कि गोल्डन, और इस पर मैप डेफिनेटली आने वाला है। इसके बाद आपका यहाँ आ सकता है क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैप यहाँ से डेफिनेटली आने वाला है, ध्यान रखिएगा और इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर टू द कन्याकुमारी, ये नॉर्थ साउथ का लिंक है। और ईस्ट वेस्ट का लिंक है आपका सिंचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक।
बहुत ध्यान से करिएगा, इस पर मैप जरूर आ सकता है। और इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है। नेशनल हाईवेज के बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद आपको स्टेट हाईवेज के बारे में बताया जाए, जो आपके राज्यों में हाईवेज बनती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में, अदर रोड्स जो आपके गांव में बनती है, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो बनती है। बॉर्डर रोड्स, ये जो आपके अलग अलग देश के बॉर्डर्स पर रोड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। इस प्रकार के रोड्स के बारे में आपको बताया गया है। क्लियर? अब ये लिंकिंग आप देख पा रहे होगे, ये जो येलो रंग का है यही आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड है। ठीक है, ये आपका पूरा श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी और आपका गुजरात के अहमदाबाद से लेकर पूरा असम तक का दिखाया गया है। सिंचर असम, ठीक है, ये दिखाया गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर आप पढ़ सकते हैं, सिंचर असम और पोरबंदर गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी रोड के लिंकेज उतने ध्यान नहीं देने हैं, आप बस देख लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो रोडवेज आपका देखिए, अब हिल्स पे भी हम रोड किस प्रकार से बना चुके हैं, अलग अलग माउंटेन्स पे हम रोड बना चुके हैं। तो रोड आपका कई कई जगह बन चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेलवेज के बारे में पढ़ना। रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फ्राइट एंड द पैसेंजर इन इंडिया। रेलवे आपको बताइए कि कितना यूज होता है। द इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इन द 16th जोन। 16 जोन में आपका इंडियन रेलवे है। एक बार इसको डिटेलिंग पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार से हम डिपेंडेंट करते हैं रेलवेज पर, रेलवे नेटवर्क कितना बड़ा है, किस तरह से हम वर्क करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट कौन से हैं रेलवेज के। ठीक, चलिए रोडवेज आप पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है पाइपलाइंस। ये पाइपलाइन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। पहले क्या होता था, पाइपलाइन का यूज हम केवल पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे, लेकिन आज के दिन हम गैस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फर्टिलाइजर्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, रिफाइनर्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसके अलावा हम पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बहुत सारी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं विद द पाइपलाइन सिस्टम एंड इट इज वेरी इफिशिएंट सिस्टम। शुरुआत में कॉस्टिंग इसकी ज्यादा आती है इसको लगाने में, बट उसके बाद जब लग जाता है तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में हमारी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, चलिए ये कहाँ है, फ्रॉम द ऑयल फील्ड इन द अपर असम टू द कानपुर, ये लगा हुआ है, गुवाहाटी, बरौनी एंड द इलाहाबाद लगाओ, हर जगह लगाओ, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, वाटर वेज ट्रांसपोर्टेशन के भी बारे में आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वाज द वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज। एंशिएंट भारत के पुराने जमाने से ही भारत जो है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ से हम वाटर वेज का ट्रांसपोर्टेशन काफी कर पाते हैं। ठीक, ये आपका फिगर दिया गया, इंडियन रेलवेज की मैपिंग दी गई है, किस प्रकार से रेलवे का पूरा जाल बिछा हुआ है भारत में। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं रिवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, द गंगा रिवर इलाहाबाद से हल्दिया तक, उसके बाद द ब्रह्मपुत्र रिवर सदिया से लेकर दुबई तक, द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन द केरला। ठीक है, इसके अलावा हमारा स्ट्रेचर ऑफ गोदावरी और कृष्णा रिवर नदी में ये बना हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। और रिवर ब्रह्मपुत्र नदी में भी बना हुआ है, ब्रह्मानी अलॉन्ग विद द मतई निवर। ठीक है, ये बना हुआ है। ठीक, तो आप रिवर के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक, उसके बाद मेजर सी पोर्ट। अब आप कह रहे हो भैया इसमें आप पढ़ा क्यों नहीं रहे? देखो बेसिकली बात यह है कि ये सारी चीजें तुम्हें याद करनी है। एनसीईआरटी जब रीड करोगे, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करोगे, क्वेश्चन में मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि सवाल कैसे आएंगे। उसकी वीडियो एक अलग आएगी, लास्ट दिन आएगी, वो रिवीजन करने के लिए काफी हेल्प होगी तुमको। ठीक है, विद लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ द 7516.6 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड विद द 12 मेजर 200 नोटिफाइड नॉन मेजर सी पोर्ट्स। नदी के किनारे जो बंदरगाह बने हुए हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। समुद्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े सी पोर्ट से आपकी चीजें भेजी जाती है, ट्रक से, सारी चीजें बड़े बड़े जहाजों से। तो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी हेल्पफुल है आपके इंडिया के लिए। और विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड द वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कन्वर्टेड एज एन आउटलेट फ्रॉम द आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पोर्ट्स हैं हमारे देश में। अब इसके अलावा एयरवेज से भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। द एयर ट्रेवल्स टुडे इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द कंफर्टेबल। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा तेजी से हम कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एयरवेज में कर पाते हैं। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। 1953 में ये नेशनलाइज्ड हुआ था। ठीक, एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। तो एयर इंडिया आप जो कि एक प्राइवेट हाथों में फिर से चला जा चुका है, ये आपका डोमेस्टिक और आपका इंटरनेशनल दोनों ही एयरवेज प्रोवाइड करता है। ठीक, अब इसके अलावा बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन, जिस पर सवाल पूछा जा सकता है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ये देखिए फ्यूचर हमारा आईटी इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट है, तो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इन सब सवालों पे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन चीजें बढ़ा रहे हैं। अब मेट्रोज हम डेवलप कर रहे हैं, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियोडिक चैनल, सारी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली जो कुछ पोर्ट्स आपको दिखाए गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिखाए गए, अमृतसर, राजा सांसी, ये आपका एग्जाम में सैंपल पेपर में शायद दिया हुआ है। दिल्ली इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, एक बार नाम पढ़ लीजिएगा, सीधा डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप दिखाइए।
मुंबई वाले एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी, ठीक। कोलकाता वाले का नाम है सुभाष चंद्र बोस वाला, ठीक। मीनमबक्कम चेन्नई का नाम है, ठीक। ये पोर्ट्स हैं आपके मरमांगू, न्यू मैंगलोर और ट्यूटिकॉर्न, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, पैराडीप। इस तरह की जो चीजें हैं आप एक बार रीड कर लीजिएगा, एक बार ध्यान रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो आप मार्क कर लेंगे आसानी से, ठीक है। चलिए, अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आपको पता है कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो हम कम्युनिकेशन के फील्ड में इसीलिए हम चीजों का बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो इस तरह की चीजें हम बढ़ रही हैं, रेडियो टेलीविजन हो गया आपका, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, बुक्स हो गया, फिल्म हो गया, इसका भी हम चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया पब्लिश ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड द पीरियोडिक्स एनुअली, दे आर द different types of depending upon their periodicity. Newspaper are published about the 100 language and dialects. तो कम्युनिकेशन का एक ये माध्यम है अलग अलग तरीके से। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, जो हम भारत का विदेशी व्यापार जो होता है, द एक्सचेंज ऑफ द गुड अमंग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज रेफर टू द एज ट्रेड, व्यापार इसे कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ द गुड्स जो होता है वो व्यापार होता है। द मार्केट इज अ प्लेस वेयर द सच एक्सचेंज टेक्स प्लेस, मार्केट में ही सारी चीजें की जाती हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपको अगर हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड पर सारी चीजें आ जाए, तो आप इंटरनेशनल ट्रेड को एक बार यहाँ से रीड कर लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज, टूरिज्म एज ए ट्रेड, जो आपका ये टूरिज्म होता है ये एक ट्रेड की तरह आप यूज करते हैं, क्योंकि टूरिज्म जब आपके यहाँ लोग आएंगे तो आपकी चीजें बिक्री बढ़ेगी, लोग बाहर से आएंगे घूमने टहलने देखने, इसलिए टूरिज्म को भी एक ट्रेड की तरह ही माना जाता है। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डेकेड। पिछले 30 सालों में हम काफी आगे गए हैं इस चीज में, और टूरिज्म पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। एक बार आप इसको रीड करिएगा प्रॉपर तरीके से। इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हॉलिडे हेवन, यहाँ पर लोग हॉलिडेज मनाने आते हैं। इटली हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो अच्छी बात है यार कि हम यहाँ पर लाई करते हैं, टॉप 4 में हम लाई करते हैं, और सारी चीजें हैं। इंडिया अभी आपने फिलहाल ही में एक चीज देखा, श्रीलंका भी एक टूरिज्म का एक प्लेस होता था, लेकिन ड्यू टू कोविड वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, अब श्रीलंका की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं, और विद इन 10 मिनट मैंने इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन किया, हर चीज बताने की कोशिश की। टूरिज्म से सवाल कम चांसेस है, लेकिन सवाल आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे जरूर आ सकता है, कम्युनिकेशन किस प्रकार से है इसके ऊपर सवाल आ सकता है, मैप वर्क जरूर आएगा इस चैप्टर से। अब एक चैप्टर और है, उसका भी मैप वर्क मैं आपको बता देता हूं, जो आपका इसके पहले जो कि आपको पढ़ना नहीं था बट उसका मैप वर्क करना था। चलिए उसको देख लेते हैं। विद इन 10 मिनट हमने इसको फिनिश कर लिया, अब उसका मैप वर्क देख लेते हैं। ये है चैप्टर आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसी का आपको मैप वर्क थोड़ा सा देखना है। सीधा हम लोग मैप पर जाते हैं, चीजों को देख लेते हैं, और डेफिनेटली इस चैप्टर से मैप वर्क आपसे पूछा जा सकता है। 1 नंबर का आएगा, स्किप कर रहे होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार ध्यान से देख लेते हैं। चलिए, कुछ आयरन और कुछ इस प्रकार के जो माइनिंग लगी हुई है उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अजमेर, बेवार, गया, हरियाणा, कतनी, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो एक बार आप इसको रीडिंग लगा लीजिएगा, ठीक है। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइड का ओर कहाँ है, बॉक्साइड माइका कहाँ पर होता है, इस तरह से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कोल माइनिंग, कोल माइंस कहाँ है, बोकारो, झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, कोरबा, टेचर, तो इसी इलाके में आपके कोल माइंस ज्यादा हैं। ऑयल फील्ड्स कहाँ है आपके, यहाँ पर है आपके जबूरा, सम गुजरात में, कुछ आपके एमपी में, कुछ आपके राजस्थान में, कुछ आपके यूपी में, जगदीशपुर, औरैया, शाहजहांपुर, औनी, साहिबाबाद, डाली, गुड़गांव और सोनीपत में, ठीक है। ये ऑयल फील्ड्स हैं आपके। और HBH नेचुरल गैस की पाइपलाइन यहाँ पर गई हुई है, तो एक बार देख लीजिएगा, नेचुरल गैस पाइपलाइन की लिंकिंग देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर भी ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी ऑयल फील्ड देख लिया आपने। मेजर नेचुरल गैस रिसोर्सेज कहाँ पे, एक तो इस एरिया में है, एक तो इस एरिया में है, बस, ठीक है। ये यहाँ पे नेचुरल गैस आपको मिलेंगे गुजरात और राजस्थान में। तो ये आपका मैप का था स्ट्रक्चर, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ पे है, एक बार देख लीजिएगा। इतना याद करना मुश्किल है, बट देख लेंगे तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है बच्चा। क्लियर है यहाँ तक चीजें, चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, बस ये पूरा का पूरा मैप वर्क यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे के पूरे दोनों के दोनों चैप्टर बहुत प्रॉपर तरीके से रीड कर लिए हैं, अच्छे तरीके से चैप्टर को समझा है। बट मैं फिर आपको कहूंगा, आपको चैप्टर को प्रॉपर तरीके से रीड करना है, जो भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनको रीड करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है, तब जाके आप एनसीईआरटीज के ट्रू आंसर लिख पाओगे एग्जाम में। हाँ, आखिरी दिन एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, याद नहीं करना है, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं। हम आखिरी दिन आपके पास
25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे हर चैप्टर की। मतलब अगर ज्योग्राफी के होंगे तो उसके 50 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, उसमें मैप वर्क भी आ रहा होगा, और वो सभी के सभी क्वेश्चन वो होंगे जो एनसीईआरटी से उठकर आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और उनके आंसर्स लिखे रहेंगे। मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में उसी प्रकार से आपको आंसर लिखना हो। ठीक है बेटा, क्लियर? तो दोनों ही चैप्टर बहुत आसान थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो यार वीडियो को, और इसी तरह से प्यार देते रहिए। फिर मिलेंगे शाम में यार नई वीडियो के साथ, सिविक्स को फिनिश करेंगे आज। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।